हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला। तो पूरा वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा डिटेल में बताऊंगा, और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 19 दिसंबर 2018 है। मतलब इस फंड को बेसिकली देखा जाए तो 5.7 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए, ऑल टाइम रिटर्न देखिए कैटेगरी का, तो 26.28% तक का रिटर्न है 5.7 इयर्स में। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 5.7 इयर्स में तो 33.72% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग बीटिंग रिटर्न तो दिया ही है, पर इसने बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है अपने कैटेगरी को। देखा जाए तो अगर आप 6 से 7% तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल का देखें तो 32.27% का रिटर्न, और इस फंड का रिटर्न देखें 5 साल में तो 37.29% रिटर्न। डेफिनेटली ये 5 साल में भी बीट कर रहा है और ऑल टाइम रिटर्न में भी बीट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इसके लिए। और आप मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में 5 साल तक कंटिन्यूअसली आपने हर महीने 1000 रुपए एसआईपी किया होता, तो क्या जो अमाउंट डिपॉजिट होता 5 साल में 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,80,000 रुपीज। तो अगर पैसा जो यहाँ पे 3 गुना बढ़ गया, देखिए 60,000 का डबल जो गया 1,20,000 रुपीज, और फिर 60,000 रुपीज जोड़ दीजिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैसा जो है आपका बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिटर्न इसने दिया है 1.8 लाख रुपीज। और मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में किया होता तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 89,040 रुपीज में। तो पैसा देख पा रहे हैं कि मतलब इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख गई होगी अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और गोल्ड की कंपैरिजन में गोल्ड में डेफिनेटली बेटर देन एफडी देता है, क्योंकि आप नीचे देख पा रहे हैं कि अगर एफडी में आपने आपने क्या होता है तो 60,000 रुपीज आपका डिपॉजिट होता है, वो कन्वर्ट होकर बन जाता है 72,000, मतलब सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़ते, वो भी 5 साल में। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड में है, यहाँ पे डेफिनेटली 90,000 रुपीज से पास पास है, मतलब और ज्यादा आपको रिटर्न दिलवाए है, और थोड़ा सेफ भी चलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात अलग ही है, मतलब आप गोल्ड में गोल्ड और इसमें भी आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली हाई रिटर्न है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से तो डेफिनेटली 7% के मार्जिन से बीट कर रखा है अपने कैटेगरी, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे बिलो एवरेज रिस्क लेके चलता है कैटेगरी कंपैरिजन में, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि देखिए अपने कैटेगरी से भी कम रिस्क ले रहा है और यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज्यादा दिलवा रहा है कैटेगरी से। तो डेफिनेटली एक परफेक्ट फंड है, मैं आपको मतलब बहुत ही बढ़िया फंड है अभी तक का रिव्यू में। लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि इसमें ऐसा कैसा मार्केट कैपिटल है, कि यहाँ पे कैसा सेक्टर एलोकेशन है, कि ये पर्टिकुलर फंड में थोड़ा रिस्क थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। देखिए रिस्क रहेगा, स्मॉल कैप फंड है, लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर टू इट्स कैटेगरी या फिर बेंचमार्क बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मतलब ये रिस्की फंड नहीं है, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी फंड मतलब छोटी कंपनी में आपको पैसा लग रहा है, तो यहाँ पे रिस्की रहेगा। रिस्क एंड रिटर्न का रेशियो देखें तो बीटा की बात करें तो 0.8 है, और कैटेगरी का भी देखें तो 0.8 है, मतलब देखिए बराबर ही है लगभग। इसका अगर आप रिस्क की बात करें, बीटा की बात करें, बीटा मतलब क्या होता है, वॉलिडिटी। मतलब देखिए रिस्क जो है थोड़ा बहुत कम है, लेकिन वॉलिडिटी आपको बराबर ही देखने को मिलेगी मतलब कंपेयर करेंगे कैटेगरी से। 1 से नीचे होना चाहिए, 1 से नीचे है। देखिए बीटा होता है कि वॉलिडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, तो यहाँ पे एकदम बराबर है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता है आपका जो एवरेज रिटर्न है, मतलब मान लीजिए आपका एवरेज रिटर्न 20% है, तो वहां से आप प्लस कर दीजिए, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन है वहां से माइनस कर दीजिए, वो एक साल में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए इस फंड में अगर 20% तक का एवरेज रिटर्न है, तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 15.49% है, तो आपका 20 प्लस 15.49 कर दीजिए तो आपका 35.49% तक का रिटर्न मिल सकता है इस साल। अगले साल, और अगले साल अगर मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपको 20 माइनस 15.49% कर दीजिए, तो आपका 4% के करीब करीब आपको रिटर्न दे सकता है। तो ये एकदम एवरेज रिटर्न से प्लस और एवरेज रिटर्न माइनस, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन पता चलता है, तो वॉलिडिटी पता चलती है। तो यहाँ पे कैटेगरी के लगभग आसपास ही है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। देखिए वॉलिडिटी आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और लगभग बराबर विद रेस्पेक्ट टू कैटेगरी बराबर ही रहेगा। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए तो 1,000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 1,000 रुपीज से कर सकते हैं, जो कि एकदम कम अमाउंट से आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप एग्जिट मार सकते हैं।
जो कि बहुत अच्छी बात है। एएम साइज की बात करें तो 1341 करोड़ रुपीस तक का एएम साइज है, तो बहुत ही कम एएम साइज है 5 साल के हिसाब से। तो लोगों का भी जो भरोसा है इतना ज्यादा नहीं आ पाया है, तो इसलिए जो इसका जो एएम साइज है वो 1341 करोड़ रुपीस तक का एएम साइज है। सो एयूएम साइज बेसिकली आपको बताता है कि मतलब इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे देखा जाए 5 साल के हिसाब से तो थोड़ा सा कम एयूएम साइज है, क्योंकि देखिए आप एयूएम साइज जो 5 साल के हिसाब से जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 4000 मिनिमम या 5000 करोड़ रुपीस तक तो होना चाहिए, अगर अच्छा खासा फंड, अगर आप बोलते हैं कि ये अच्छा खासा फंड है। तो यहाँ पे एयूएम साइज थोड़ा कम है। कम होने से क्या होता है कि भरोसा थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहां पे कम लोग इन्वेस्टेड है, कम पैसा इन्वेस्टेड है। और अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। तो वो बीच-बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी आप सुना होगा लमसम बंद कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एएम साइज में थोड़ा-सा नेगेटिव फीडबैक दूँगा, थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता था, थोड़ा और भरोसा हो सकता था। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जो फंड है उसको आप थोड़ा बहुत वो देते हैं, क्या नाम है, उनको फंड मैनेजमेंट फीस देते हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजमेंट फीस जो दे रहे हैं तो उसको आप एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, क्योंकि देखिए दिमाग तो आप लगा नहीं रहे, दिमाग जो लगा रहे हैं आपको फंड मैनेजर लगा रहा है। तो फंड मैनेजर जो लगा रहा है उसको एज ए प्रॉफिट का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.57% का प्रॉफिट है, 1% नीचे होना चाहिए। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 1 साल से पहले अगर आपने यूनिट सेल किया है वो 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने सेल किया तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा आपको प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के पहले सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा ना। 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिड कैप में जो इनका एलोकेशन है 10.74% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 81.4% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में 6.5% तक का एलोकेशन है और अदर्स में 1.4% तक है। तो देखा जाए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क लेके चले हैं। कैप में जो इन्होंने एलोकेशन कर रखा है, लार्ज कैप में थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, स्मॉल कैप में कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो यहाँ पे रिस्की ज्यादा बन जाता है, तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स में 16.76% तक एलोकेशन है। फाइनेंशियल्स में 14.01% तक एलोकेशन है। सर्विसेज में 11.73% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.53% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 10.04% का एलोकेशन है। ऑटोमोबाइल्स में 7.22% का एलोकेशन है। केमिकल्स में 5.27% का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 4.59% का एलोकेशन है। मटेरियल्स में 4.35% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.05% का एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सेक्टर में 3.13% का एलोकेशन है। टेक्सटाइल्स में 2.25% का एलोकेशन है। फिर कंस्ट्रक्शन में आपका 2.2% का एलोकेशन है। और मेटल माइनिंग्स में 1.9% और एनर्जी में 0.61%। तो इनका डाइवर्सिफिकेशन के मामले में बहुत ही परफेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ हर एक सेक्टर में इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। अगर ये जो ऊपर के सेक्टर्स है 5 सेक्टर्स है, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको ये जो पर्टिकुलर फंड है रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दिलवाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में बताऊं बहुत ही अच्छा खासा फंड है ये। फंड मैनेजर की बात करें तो एक ही फंड मैनेजर है, उसका नाम है ध्रुव भाटिया। इनका एक्सपीरियंस है 2.27 ईयर्स, तो थोड़ा कम एक्सपीरियंस है। आप पास्ट इनके रिटर्न थोड़ा कम जान पाएंगे, रिसर्च भी कम जान पाएंगे कि कितना रिटर्न दिलवा सकते हैं, कितना इन्होंने इनका मतलब इन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इनका क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो अगर फंड मैनेजर अगर एक थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होता तो मैं ज्यादा अच्छा खासा मानता। देखिए फंड मैनेजर उन्होंने एक रखा है क्योंकि यहाँ पे जो एएम साइज है ना वो बहुत कम है। आप देख पा रहे हैं कि 1341 करोड़ रुपीस, तो कम पैसा है, तो इसलिए फंड मैनेजर एक ही रख रखा है इन्होंने। मैनेजमेंट में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आ, यहाँ पे इनका जो इन्होंने इन्होंने इनका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनके बेसिस पे ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और ये एक ही फंड मैनेजर है और इनका जो एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो ये यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम, मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दूंगा। रेटिंग की बात करें तो इसको 5/5 मिला, क्योंकि इनको देखिए रिटर्न जो है वो 6 क्या नाम है 6 से 7% से कैटेगरी बीटिंग रिटर्न मिल रहा है 5.7 ईयर्स में। और अगर बात करें मतलब 5 ईयर्स में रिटर्न बहुत ही मैसिव है। और बीटा जो है वो लगभग बराबर ही है कैटेगरी के, मतलब जो ना तो ज्यादा है ना तो कम है। और अगर देखा जाए तो एम साइज थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप इसको पॉजिटिव ही मानिए, क्योंकि देखिए 5 साल ही हो रखे हैं। तो 5 साल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ठीक ठाक है। एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़िया है, रिटर्न तो बहुत मैसिव है और सेक्टर एलोकेशन भी बहुत ही डाइवर्सिफाई हो रखा है। तो एकदम बढ़िया फंड है। फंड मैनेजर भी है एक, लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस होता है तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी 2.27 ईयर्स में आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं कि इनके पास्ट 2.27 ईयर्स के देख सकते हैं कि कैसे रिटर्न दिलवा रहे हैं, इनके कैसे स्ट्रेटेजी है।
तो ओवरऑल देखा जाए कि परफेक्ट फंड है, अच्छा फंड है, लेकिन आप दूसरे भी स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया आपका, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा रहे हैं। वो भी अच्छे फंड है, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा फंड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हैं, कि सारा पैसा इसमें मत लगाइए, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तो तभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा मत लगाइए। आप अगर ज्यादा रिस्क टेकर है तो अपना पोर्टफोलियो का 30% स्मॉल कैप फंड में लगाइए। मॉडरेट रिस्क टेकर है तो आप 20% अपना पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप फंड में लगाइए। अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर है तो 5 से 10% तक का आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की फंड है। जब आपका मार्केट गिरेगा तो बड़ी तेजी से यही गिरेगा, और जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपका बहुत बड़ी तेजी से यही बढ़ेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में रखनी चाहिए। सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में नहीं लगाना है, और आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि आप जब खुद रिसर्च करेंगे ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा और जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वैसे लाता रहता हूँ। थैंक यू।